नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के छठे चरण का मतदान संपन्न। मणिपुर में दूसरे और अंतिम चरण का प्रचार आज समाप्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्वाड देशों की शिखर बैठक में शामिल होंगे। हिंद प्रशांत क्षेत्र में महत्वपूर्ण घटनाक्रमों के बारे में विचार विमर्श होगा। नागरिक विमानन मंत्रालय ने कहा, करीब 7,000 भारतीय यूक्रेन से आज स्वदेश लौटे। रूस यूक्रेन संकट के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उछाल 9 वर्ष के उच्चतम स्तर $115 प्रति बैरल पर पहुंची। सरकार ने राष्ट्रीय आपदा राहत कोष के अंतर्गत 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 1,682 करोड़ रुपए से अधिक की अतिरिक्त सहायता स्वीकृत की। देश में अब तक 178 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.62% हुई। रक्षा मंत्रालय द्विवार्षिक रक्षा प्रदर्शनी के 12वें संस्करण की मेजबानी करेगा। गुजरात में 10 से 14 मार्च तक डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन। मोहाली में भारत और श्रीलंका के बीच पहला क्रिकेट टेस्ट मैच कल से शुरू और 12वां आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप कल से न्यूजीलैंड में। समाचार संध्या में मुनीश शर्मा के साथ मैं चंद्रिका जोशी। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन को देखते हुए आपसे अपील है, सतर्क रहें और पूर्ण टीकाकरण कराएं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों और अन्य लोगों के टीकाकरण में मदद करें। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के छठे चरण का मतदान संपन्न हो गया है। शाम 5 बजे तक 53% से अधिक मतदान की खबर है। इस चरण में राज्य के 10 जिलों के 57 निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डाले गए। इस चरण में बलिया, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर, महाराजगंज, कुशीनगर, गोरखपुर और देवरिया जिलों में मतदान हुआ। 66 महिलाओं सहित 676 उम्मीदवार मैदान में हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के साथ साथ असम की माजुली विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए भी प्रचार जोरों पर है। इसके साथ ही सभी राजनीतिक दल पूर्वांचल के उन 9 जिलों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जहां 7वें और अंतिम चरण के लिए 7 मार्च को वोट डाले जाने हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। लोग उत्साह के साथ इस चरण के मतदान में शामिल हुए। सुबह से ही पोलिंग बूथों पर लंबी कतारें देखी गईं। बड़ी संख्या में मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस चरण में 676 उम्मीदवारों का राजनीतिक भविष्य ईवीएम में कैद हो गया, जिनमें राज्य सरकार के कई मंत्री भी शामिल हैं। मसलन सूर्य प्रताप शाही, जयप्रताप सिंह, सतीश चंद्र द्विवेदी और उपेंद्र तिवारी। इस चरण के चुनाव में सबकी निगाहें गोरखपुर शहर सीट पर टिकी हैं, जहां से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। इस चरण के कुछ अन्य प्रमुख उम्मीदवारों में शामिल हैं समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य, राम गोविंद चौधरी, राम अचल राजभर, लालजी वर्मा और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू। छठे चरण को भाजपा और समाजवादी पार्टी के गठबंधन सहयोगियों के इम्तिहान के तौर पर भी देखा जा रहा है। निषाद पार्टी और अपना दल सोनेलाल इस बार भाजपा के साथ हैं, तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी सुभाषपा समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए गोरखपुर से आदित्य शुक्ला। इसके साथ ही असम में माजुली सीट पर केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के इस्तीफे के बाद उपचुनाव कराया जा रहा है। मणिपुर विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण का प्रचार आज शाम समाप्त हो गया। इस चरण में 10 जिलों की 22 सीटों पर शनिवार को मतदान होगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रमुख नेता रैलियों के माध्यम से घर घर जाकर प्रचार कर रहे हैं।
मणिपुर में दूसरे चरण के चुनाव के लिए राजनीतिक दलों के बीच भाजपा तेज राजनीतिक अभियान में लगी हुई है। इस बार बीजेपी ने सभी विधानसभा क्षेत्रों में अपनी उम्मीदवार उतारे हैं। नागा पीपल्स फ्रंट और कांग्रेस को भाजपा के खिलाफ मुख्य प्रतियोगी राजनीतिक दलों के रूप में देखा जाता है। दूसरे चरण में नागा पीपल्स फ्रंट ने पहाड़ी जिलों में 10 उम्मीदवार खड़े किए हैं। ऐसे में बीजेपी ने दूसरे चरण में वोटरों को लुभाने के लिए खास कोशिश की है। निर्वाचन आयोग ने मणिपुर के 5 निर्वाचन क्षेत्रों के 12 मतदान केंद्रों पर 5 मार्च को पुनर्मतदान के आदेश दिए हैं। खुंद्र कपम, थानलोन, सैतू, हिंगलप और सिंघट में पहले चरण में 28 फरवरी को वोट डाले गए थे। सवेरे 7 बजे से शाम 4 बजे तक वोट डाले जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्वाड देशों की शिखर बैठक में शामिल हो रहे हैं। बैठक में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा भी उपस्थित रहेंगे। इसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र में महत्वपूर्ण घटनाक्रमों के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में क्वाड के समसामयिक और सकारात्मक एजेंडा के अंतर्गत घोषित पहल के कार्यान्वयन के प्रयासों की भी समीक्षा की जाएगी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने आज कहा कि लगभग 7,000 भारतीय विशेष यात्री विमानों और भारतीय वायुसेना के विमानों के जरिए यूक्रेन से स्वदेश लौट चुके हैं। मंत्रालय ने कहा कि 6,200 से अधिक लोगों को विशेष यात्री उड़ानों के जरिए वापस लाया गया है। इनमें से 2,185 वो लोग हैं जिन्हें 10 विशेष यात्री उड़ानों के जरिए आज लाया गया। आज पहुंची उड़ानों में बुखारेस्ट से आई 5, बुडापेस्ट से आई 2, कोसी से आई 1 और रेजेजो से पहुंची 2 उड़ानें शामिल हैं। इसके अलावा भारतीय वायुसेना के 4 विमान कल 2 मार्च की मध्य रात्रि से आज सुबह के बीच 798 भारतीयों को लेकर आ चुके हैं। मंत्रालय ने कहा है कि यात्री उड़ानों की संख्या और बढ़ाई जाएगी और अगले 2 दिनों में 7,400 से अधिक लोगों को विशेष उड़ानों के माध्यम से लाए जाने की उम्मीद है। कल लगभग 3,500 लोगों को और 5 मार्च को 3,900 से अधिक लोगों को वापस लाए जाने की संभावना है। भारत ने यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा नाम से एक व्यापक बचाव अभियान चलाया है। विदेश मंत्रालय नागरिक उड्डयन मंत्रालय के साथ सहयोग करते हुए यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को जल्द स्वदेश लाने के प्रयास कर रहा है। 4 केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, किरेन रिजिजू और जनरल सेवानिवृत्त वीके सिंह इन अभियानों की निगरानी के लिए यूक्रेन के पड़ोसी देशों में मौजूद हैं। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी परामर्श के बाद से करीब 18,000 भारतीय यूक्रेन छोड़ चुके हैं। नई दिल्ली में आज मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बताया कि ऑपरेशन गंगा के तहत पिछले 24 घंटे के दौरान 15 उड़ानें 3,000 से अधिक भारतीयों को यूक्रेन से वापस लेकर आ चुकी हैं। During the last 24 hours, 15 flights landed in India, bringing back more than 3,000 Indians. With this, it takes the total number of flights under Operation Ganga to 30, if I remember correctly. And I think that so we have brought back around 6,400 Indian citizens. During the next 24 hours, 18 flights have been scheduled. Of these, 3 would be Indian Air Force C-17 flights, and the other flights are commercial, Air India, Indigo, SpiceJet, and Go First or Go Air. In terms of the departure points from Europe, there will be 7 flights from Bucharest, 5 from Budapest, 3 from Rzeszów in Poland, and 1 from Košice in Slovak Republic. In addition, a new location has been identified near the Romanian border in the city of Suceava, from where 2 flights will be operated during the next 24 hours. श्री बागची ने कहा कि बड़ी संख्या में उड़ानों का संचालन इस बात का सबूत है कि अधिकांश भारतीय यूक्रेन की सीमा पार कर पड़ोसी देशों में पहुंच चुके हैं। उन्होंने कहा कि इन सभी भारतीयों को जल्द से जल्द वापस लाने के प्रयास और तेज किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि मेजबान देशों की सरकारों और स्थानीय लोगों के सहयोग से भारतीय दूतावास उन्हें भोजन और आश्रय उपलब्ध करा रहे हैं। यूक्रेन के ताजा घटनाक्रम पर श्री अरिंदम बागची ने कहा कि भारत खार्किव, सुमी और पूर्वी यूक्रेन के अन्य शहरों की स्थिति पर करीबी से नजर रखे हुए है। उन्होंने कहा कि विदेश मंत्रालय द्वारा कल जारी एक परामर्श के बाद से बड़ी संख्या में भारतीय छात्रों ने खार्किव छोड़ दिया है।
विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज सलाहकार समिति की बैठक में यूक्रेन संकट पर चर्चा की जानकारी दी। बैठक में यूक्रेन से सभी भारतीयों की सुरक्षित वापसी के ठोस उपायों की बात कही गई है। श्री जयशंकर ने कहा कि बैठक में इस संबंध में मानवीय और रणनीतिक पहलुओं पर भी विस्तार से चर्चा हुई। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई इस बैठक में सार्थक चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि राष्ट्रहित के समय हम सभी भारतीय एकजुट हैं। उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दल यूक्रेन से भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी चाहते हैं। यूक्रेन के खिलाफ रूस की सैनिक कार्रवाई के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें आज 9 साल के उच्चतम स्तर $115 प्रति बैरल पर पहुंच गई हैं। अंतर्दिवसीय कारोबार में ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत 5% से बढ़कर $120 प्रति बैरल हो गई। साप्ताहिक आधार पर यह लगभग 20% अधिक है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। सुनो ना, हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242। ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने 5 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश को राष्ट्रीय आपदा राहत कोष के अंतर्गत 1,682 करोड़ रुपए की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता देने को मंजूरी दी है। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति ने आंध्र प्रदेश को 351 करोड़, हिमाचल प्रदेश को 112 करोड़, कर्नाटक को 492 करोड़ रुपए, महाराष्ट्र को 355 करोड़ और तमिलनाडु को लगभग 353 करोड़ रुपए से अधिक और पुडुचेरी को लगभग 18 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से 28 राज्यों को 17,747 करोड़ रुपए और 8 राज्यों को लगभग 4,646 करोड़ रुपए जारी किए हैं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 178 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटे में 21,83,000 से अधिक टीके लगाए गए। इस दौरान 6,561 नए लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। देश में अब तक कुल 77,152 लोग संक्रमित हैं। संक्रमण से स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर 98.62% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि 97% वयस्क आबादी को कोविड वैक्सीन की पहली खुराक दी जा चुकी है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि देश तेजी से पहली खुराक का 100% आंकड़ा हासिल करने की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि सबका प्रयास से विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान मजबूती से अग्रसर है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज कहा कि भारत में कोविड के मामलों में कमी आ रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि देश में अभी भी हर सप्ताह औसतन लगभग 11,000 कोविड के मामले सामने आ रहे हैं। अभी भी 15 लाख से अधिक केसेस ऑन ए डेली बेसिस नोट किए जा रहे हैं, यानी कि जो डिक्रीज इन केसेस जो एक पीक नोट किया गया था उसके कंपैरिजन में अप्रोक्सीमेटली 55.7% डिक्लाइन ही नोट किया गया है। इसी को अगर हम इंडिया के परिप्रेक्ष्य में एनालाइज करें तो हम देखते हैं कि जहां देश में ऑन एन एवरेज 19 से 25 जनवरी वाले हफ्ते में 3 लाख से अधिक केसेस डेली बेसिस पर नोट किए गए, अब वह केसेस की संख्या 96.4% घटकर
ऑन एन एवरेज 11,000 के करीब केसेस वीकली बेसिस पर देश में नोट किए जा रहे हैं। यहाँ हम यह दर्शाना चाहते हैं कि एक स्थाई पर देश में जो विश्व का ट्रेंड रहा है इन टर्म्स ऑफ केस मैनेजमेंट, उसमें एक शार्प ट्रेजेक्टरी हमारे देश में नोट की गई और एक शार्प कमी हमारे देश में नोट की गई, जिससे लगता है कि ओवरऑल केस मैनेजमेंट में काफी पॉजिटिव रिजल्ट देश ने नोट किए हैं। नीति आयोग के सदस्य स्वास्थ्य डॉक्टर वीके पॉल ने बताया कि व्यापक टीकाकरण अभियान का व्यापक प्रभाव पड़ा है। इसने सैकड़ों लोगों की जिंदगी बचाने में बड़ी भूमिका निभाई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के निदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने बताया कि भारत ऐसा दूसरा देश है जिसमें लोगों के टीकाकरण का रिकॉर्ड रखा जाता है। Why did we find much lesser number of deaths or cases in India during the Omicron surge? Because of vaccine development. We had our own vaccine. We had the extremely excessive production of these vaccines. We had a rapid deployment with our frontline healthcare workers. Tremendous amount of vaccine acceptance. Again, credit to all the media, credit to all the communication strategies, how vaccine acceptance was responsible for such a wide scale coverage of the vaccine, which ultimately protected India. और आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के छठे चरण का मतदान संपन्न। मणिपुर में दूसरे और अंतिम चरण का प्रचार आज समाप्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्वाड देशों की शिखर बैठक में शामिल होंगे। हिंद प्रशांत क्षेत्र में महत्वपूर्ण घटनाक्रम के बारे में होगा विचार विमर्श। नागरिक विमानन मंत्रालय ने कहा है कि करीब 7,000 भारतीय यूक्रेन से आज स्वदेश लौटे। रूस यूक्रेन संकट के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत 9 साल के उच्चतम स्तर $115 प्रति बैरल पर पहुंची। सरकार ने राष्ट्रीय आपदा राहत कोष के अंतर्गत 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 1,682 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की और देश में अभी तक 178 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। स्वस्थ होने की दर 98.62%। रक्षा मंत्रालय द्विवार्षिक रक्षा प्रदर्शनी के 12वें संस्करण की मेजबानी करेगा। गुजरात में 10 से 14 मार्च तक डिफेक्सपो 2022 का आयोजन। मोहाली में भारत और श्रीलंका के बीच पहला क्रिकेट टेस्ट मैच कल से शुरू और 12वां आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप कल से न्यूजीलैंड में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया भारत को विनिर्माण के मुख्य केंद्र के रूप में देख रही है और मेक इन इंडिया में अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया देश की जरूरत के साथ साथ दुनिया को अपना सामर्थ्य दिखाने का भी मौका देता है। इस बजट में आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया को लेकर जो निर्णय लिए गए हैं वो हमारी इंडस्ट्री और इकोनॉमी दोनों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। मेक इन इंडिया अभियान आज 21वीं सदी के भारत की आवश्यकता भी है और ये हमें दुनिया में अपने सामर्थ्य दिखाने का भी अवसर देता है। प्रधानमंत्री कल सतत विकास के लिए ऊर्जा पर एक वेबिनार को संबोधित करेंगे। केंद्रीय बजट 2022 की घोषणाओं के प्रभावी और त्वरित कार्यान्वयन की सुविधा के लिए केंद्र सरकार विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों में वेबिनार की एक श्रृंखला आयोजित कर रही है। रक्षा मंत्रालय 10 से 14 मार्च तक गुजरात के गांधीनगर में 12वीं रक्षा प्रदर्शनी आयोजित करेगा। यह अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी नभ, जल, थल और आंतरिक सुरक्षा तथा इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली पर केंद्रित रहेगी। सरकार का मानना है कि भारत में रक्षा विनिर्माण के एक बड़े केंद्र के रूप में उभरने की अद्भुत क्षमता है। रक्षा प्रदर्शनी की संगोष्ठियां हाइब्रिड मोड में आयोजित की जाएंगी और इनका पूरी दुनिया में सीधा प्रसारण होगा। इन संगोष्ठियों में रक्षा क्षेत्र के विशेषज्ञ, मीडिया संगठन, भारतीय उद्योग जगत, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, नागरिक उड्डयन मंत्रालय और राज्य सरकारों के अलावा रक्षा विनिर्माण से जुड़ी कई देशी और विदेशी कंपनियां भाग लेंगी। प्रदर्शनी के बारे में विस्तृत जानकारी डिफेक्सपो 2022 की वेबसाइट और डिफेक्सपो 2022 मोबाइल ऐप पर उपलब्ध है।
गुजरात में वित्त मंत्री कनुभाई देसाई ने आज वर्ष 2022-23 के लिए 2,43,965 रुपए का आम बजट पेश किया। बजट में 668 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि कोविड के बाद की परिस्थितियों को देखते हुए राज्य के बजट में कोई नया कर प्रस्तावित नहीं किया गया है। हमारी संवाददाता से और ब्यौरा। प्रति महीने 12,000 रुपए तक की आय प्राप्त करने वाले लोगों को पेशेवर कर से पूरी तरह से छूट दी जाएगी। इससे करीब 15 लाख मध्यम वर्ग करदाताओं को 198 करोड़ रुपए की राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इस बजट को एक सर्वसमावेशी बजट कहा है, जिसमें समाज के सभी वर्गों की भलाई का ध्यान रखा गया है। इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भूपेंद्र पटेल सरकार का यह पहला और आखिरी बजट था। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। भारत और श्रीलंका के बीच 2 क्रिकेट टेस्ट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच कल से मोहाली में खेला जाएगा। ये मैच विराट कोहली का 100वां टेस्ट मैच भी होगा। ब्यौरे के साथ मुकेश कुमार। मोहाली टेस्ट मैच कई मायनों में बेहद खास है। 50% दर्शकों को स्टेडियम में जाने की अनुमति के साथ विराट कोहली अपने 100वें टेस्ट मैच के लिए मैदान पर उतरेंगे, जो कि 12वें भारतीय और 71वें क्रिकेटर बन गए हैं। कोहली का ऐतिहासिक 100वां टेस्ट मैच भारत के टेस्ट कप्तान के रूप में रोहित शर्मा के कार्यकाल की शुरुआत भी है। 2012 में इंग्लैंड से हार के बाद से मेजबान टीम घरेलू टेस्ट मैच में कभी हारी नहीं है और श्रीलंका टीम के खिलाफ अपनी लय बढ़ाने की उम्मीद कर रही होगी। ये श्रीलंकाई टीम का 300वां टेस्ट मैच होगा। टीम को स्टार स्पिनरों रमेश मेंडिस और महेश थीक्षाना की कमी खलेगी। उम्मीद है कि भारत और श्रीलंका के बीच कोहली, शर्मा और भारतीय बल्लेबाजी अपने अपने नए चरणों में प्रवेश करने के साथ बेहतर सीरीज देखने को मिल सकती है। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप कल से न्यूजीलैंड में शुरू हो रहा है। आरंभिक मैच में न्यूजीलैंड का सामना होगा वेस्टइंडीज से। भारत अपने अभियान की शुरुआत रविवार को पाकिस्तान के साथ मैच से करेगा। टूर्नामेंट में 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं। डेविस कप विश्व ग्रुप प्ले ऑफ 1 में कल से भारत का सामना डेनमार्क से होगा। दिल्ली जिमखाना क्लब में कल पहले सिंगल्स मैच में राजकुमार रामानाथन का और दूसरे सिंगल्स में यूकी भामरी का सामना होगा। डबल्स मुकाबले शनिवार को खेले जाएंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान भारतीय जनमानस को उत्प्रेरित कर स्वतंत्रता का अलख जगाने और मातृभूमि के प्रति सेवा, समर्पण और त्याग की ज्वाला प्रज्वलित कर देने वाले अमर गीतों पर आधारित विशेष कार्यक्रम आजादी के तराने सुनना न भूलें। FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर प्रत्येक शुक्रवार शाम 4:45 पर परिक्रमा कार्यक्रम के अंतर्गत आजादी के तराने सिर्फ आकाशवाणी पर। और आइए अब सुनते हैं आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन इस संग्राम की एक झलक लेकर आता है। आज की इस कड़ी में हम राष्ट्रवादी उद्योगपति जमशेद जी नुसिरवान जी टाटा को याद कर रहे हैं, जिनका जन्म 3 मार्च 1839 को गुजरात के नवसारी में हुआ था। वे देशभक्त और मानवतावादी थे, जिनके आदर्शों और दूरदृष्टि ने टाटा का विशाल कारोबारी समूह खड़ा किया। स्वदेशी आंदोलन हालांकि 1905 तक शुरू नहीं हुआ था, लेकिन जमशेद जी टाटा ने इस सिद्धांत को अपने जीवन में उतार लिया था। उन्हें विश्वास था कि भारतीय कंपनियां कपड़ा उद्योग में ब्रिटिश प्रभुत्व से प्रतिस्पर्धा कर सकती हैं। उन्होंने 1869 में बॉम्बे के चिंचपोकली में
एक जीर्ण और दिवालिया तेल मिल का अधिग्रहण किया और इसे कपड़ा मिल में बदल दिया। जमशेद जी इंग्लैंड की यात्रा पर गए और लंकाशायर में कपास व्यापार का विस्तृत अध्ययन किया। 1 जनवरी 1877 को जिस दिन महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी घोषित किया गया, उसी दिन नागपुर में एम्प्रेस मिल्स अस्तित्व में आई। जमशेद जी ने 37 साल की उम्र में कई कपड़ा मिलों और अन्य परियोजनाओं का निर्माण शुरू कर दिया था। लगभग 1880 से 1904 में अपनी मृत्यु तक जमशेद जी जीवन के 3 महान उद्देश्यों के लिए प्रयासरत रहे और उन्हें आगे बढ़ाते रहे। ये 3 महान उद्देश्य थे: लौह तथा इस्पात कंपनी की स्थापना, पन बिजली पैदा करना और एक विश्व स्तरीय शैक्षणिक संस्थान बनाना जिसमें भारत के युवा विज्ञान की शिक्षा हासिल कर सके। उन्होंने बॉम्बे में ताजमहल होटल भी बनवाया। कहते हैं कि जमशेद जी को भारतीय होने के कारण शहर के एक होटल में प्रवेश की अनुमति नहीं मिली थी। इस घटना के बाद उन्होंने एक शानदार होटल बनाने की ठान ली। वास्तव में जमशेद जी टाटा ने अपनी संपत्ति का इस्तेमाल भारत और उसके लोगों को समृद्ध करने के लिए किया। हम महान देशभक्त को सलाम करते हैं। किसी करूं तो हुआ कौन, उम्र भर ये हुस्न इश्क तो धोखा सब मगर। आज हम स्वतंत्रता सेनानी और महानतम उर्दू शायरों में से एक रघुपति सहाय को भी याद कर रहे हैं, जिन्हें फिराक गोरखपुरी के नाम से जाना जाता है। 3 मार्च 1982 को उनकी मृत्यु हुई थी। उन्होंने महात्मा गांधी के प्रभाव में स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए डिप्टी कलेक्टर का पद छोड़ दिया था। फिराक गोरखपुरी का जन्म 28 अगस्त 1896 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था। उन्होंने कम उम्र से ही उर्दू अदब की बुलंदियों को छू लिया था। उन्होंने अपने समकालीन अल्लामा इकबाल, फैज अहमद फैज, कैफी आजमी और साहिर लुधियानवी जैसे प्रसिद्ध उर्दू शायरों की मौजूदगी के बावजूद इस क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने में कामयाबी हासिल की। फिराक गोरखपुरी का चयन प्रांतीय सिविल सेवा और भारतीय सिविल सेवा के लिए हुआ था, लेकिन 8 फरवरी 1921 को वाले मियां मैदान में महात्मा गांधी की बातें सुनकर उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी और स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। वे असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए और उन्हें 18 महीने की जेल हुई। उन्होंने लिखा, देख रफ्तार ए इनकलाब फिराक, कितनी आहिस्ता और कितनी तेज। आजादी के बाद गोरखपुरी ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में नौकरी की। इस दौरान उन्होंने गुले नगमा सहित कई कविताएं लिखी। उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया और उर्दू में 1960 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1968 में उन्हें पद्म विभूषण और सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड मिले। वे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में शोध प्रोफेसर और आकाशवाणी में प्रोड्यूसर इमेरिटस रहे। इस महान भारतीय को आकाशवाणी का सलाम। आज हम बिहार के शाहाबाद के स्वतंत्रता सेनानी सीताराम दुबे को भी याद कर रहे हैं, जिन्होंने 1920 के असहयोग आंदोलन, 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। 3 मार्च 1943 को पटना कैंप जेल में उनकी मृत्यु हो गई। धरती के इस महान सपूत को हमारा नमन। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ श्रृंखला का ये अंक समाप्त हुआ। मिलते हैं कल अगली कड़ी में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में यूक्रेन से वापस लौटे छात्रों के साथ बातचीत की। छात्रों ने प्रधानमंत्री के साथ अपने अनुभव साझा किए। प्रधानमंत्री ने छात्रों को भरोसा दिलाया कि सरकार यूक्रेन से छात्रों सहित सभी भारतीयों को सुरक्षित लाने के लिए
प्रतिबद्ध है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के छठे चरण का मतदान संपन्न। मणिपुर में दूसरे और अंतिम चरण का प्रचार आज समाप्त। क्वाड नेताओं की वर्चुअल शिखर बैठक शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक में भाग ले रहे हैं। नागरिक विमानन मंत्रालय ने कहा करीब 7,000 भारतीय यूक्रेन से आज स्वदेश लौटे। रूस यूक्रेन संकट के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उछाल। 9 साल के उच्चतम स्तर $115 प्रति बैरल पर पहुंची। सरकार ने राष्ट्रीय आपदा राहत कोष के अंतर्गत 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 1,682 करोड़ रुपए से अधिक की अतिरिक्त सहायता स्वीकृत की। देश में अब तक 178 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.62% हुई। रक्षा मंत्रालय द्विवार्षिक रक्षा प्रदर्शनी के 12वें संस्करण की मेजबानी करेगा। मोहाली में भारत और श्रीलंका के बीच पहला क्रिकेट टेस्ट मैच कल से शुरू और 12वां आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप कल से न्यूजीलैंड में। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।